हेलो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब पहले वाला जो केस हमने पढ़ा था वो एक की ऊंचाई से वस्तु को मुक्त करते थे। अब हमने को क्या पढ़ना है, ग्राउंड टू ग्राउंड, एक जमीन से किसी वस्तु को, ग्राउंड से एक वस्तु को ऊपर की तरफ हमने यू वेग से मान लो प्रक्षेपित किया। पहले क्या करते थे, मुक्त करते थे, अब क्या करेंगे, ऊपर यू वेग से ऊपर फेंका। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी की वस्तु को कितनी भी ताकत लगा के ऊपर फेंक लो, हाँ, एस्केप वेलोसिटी से कम, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम, या जो अधिकतम ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पे जाएगा वो जो ऊंचाई होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए धरती की त्रिज्या के तुलना में। धरती की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। तुम फेंको, 1 किलोमीटर फेंको, कोई दिक्कत नहीं है, 2 किलोमीटर फेंको, 4 किलोमीटर फेंको, 5 किलोमीटर फेंको, 20 किलोमीटर तक फेंक लो, इतनी तो औकात ही नहीं है। मशीन से भी, किसी चीज से भी इतनी रफ्तार से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो कि 20 किलोमीटर ऊंचाई तक चला जाए। समझ में आया कि नहीं है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका h r की तुलना में बहुत 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 कम है तो जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो g के बराबर होगा और नियत होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे वायु घर्षण को हमने, वायु घर्षण या ऐसे बोल लो वायु प्रतिरोध को शून्य माना है, नगण्य माना है, मतलब वायु प्रतिरोध को हमने इग्नोर किया है। तो दो बातें हैं कि जो इस वेग से मैं फेंक रहा हूं वो वेग, एस्केप वेलोसिटी एक होता है ना प्लायन वेग, उससे बहुत बहुत कम है, इसीलिए जो अधिकतम ऊंचाई पे जो जाएगा वो ऊंचाई धरती की त्रिज्या की तुलना में कम होगा। अब हम लोग खुद चाहे जितनी भी वेग से इसको फेंक ले, ऊपर जाके कहीं रुकेगा और फिर नीचे आएगा। देखो इसका पाथ कैसा होगा, ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, किसी बिंदु पे रुकेगा और फिर नीचे आएगा। जहां पे रुका है वहां पे इसका जो वेग होने वाला है वो शून्य है, वेग शून्य है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल लगातार लग रहा है जिसकी वजह से यहां पे भी वस्तु होगा तो बल लग ही रहा होगा, तो यहां पे वस्तु का जो त्वरण होगा नीचे की तरफ वो g हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखना चाहिए, बच्चे भूल जाते हैं और गलती कर देते हैं। कई बार सवाल होता है कि बताओ यदि किसी वस्तु का वेग शून्य है तो उसका त्वरण क्या होगा, तो बच्चा बोलता है यदि उसका वेग ही शून्य है तो त्वरण तो शून्य होगा। क्यों भाई, वेग अलग चीज है, त्वरण अलग चीज है। वेग का मतलब यह है कि वस्तु कितना तेजी से भाग रहा है, अगर वेग शून्य है तो वस्तु तेजी से भाग ही नहीं रहा, वस्तु रुका हुआ है, और उसका त्वरण शून्य मतलब उसमें बल नहीं लग रहा, त्वरित नहीं हो रहा, उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, बल ही नहीं लग रहा, तो धक्के नहीं लग रहा, तो वेग में परिवर्तन कैसे होगा। तो त्वरण मतलब कितना बल लगा, मान ले तू बैठा हुआ है, तेरा वेग 0, आके 1 लात खींच के मारा मैंने, अब तू वेग तो 0 ही तेरा उस समय, और लात मैंने जिस इंस्टेंट पे मारा फोर्स बहुत तगड़ा लगा, बल तगड़ा तो त्वरण तगड़ा है बराबरी में, लेकिन उसी इंस्टेंट पे वेग 0 है, थोड़ी देर बाद वेग बढ़ेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे मान लो त्वरण 0, वेग 0 और त्वरण भी 0, तो वस्तु तो रुकी जाएगा, चलेगा ही नहीं कभी। जब त्वरण ही 0 तो वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा। तो वस्तु मैक्सिमम हाइट से नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि एक क्षण पर उसका वेग शून्य होता है, लेकिन त्वरण होने की वजह से वेग परिवर्तित होकर नीचे गिर जाता है। तो अधिकतम ऊंचाई पे, ये कहां की बात है, ये अधिकतम ऊंचाई की बात है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वस्तु को चाहे जितनी मर्जी वेग से फेंक लो वो अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा और रुक के फिर कहां गिरेगा, नीचे ही गिरेगा। अच्छा, अधिकतम ऊंचाई की बात हो गई। मान लो ऊपर की तरफ जब वस्तु जा रहा था तो किसी भी क्षण पे यहां पे इसकी भागने की दिशा ऊपर होगी तो वेग ऊपर है, लेकिन त्वरण कहां होगा, नीचे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगेगा तो इसका त्वरण कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। अच्छा, जब ऊपर रुकेगा और फिर नीचे की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगने के बाद कुछ देर बाद मान लो यहां पहुंचा, ये नीचे की तरफ v चाल से भाग रहा है, त्वरण किधर होगा, नीचे ही होगा। इसका त्वरण कहां पे होगा, वेग भी नीचे होगा, और इसका त्वरण कहां होगा साहब, त्वरण भी इसका नीचे ही होगा, a बराबर g। अब त्वरण पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, देखो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि त्वरण होगा किधर। तो बताओ ऊपर की तरफ यात्रा के दौरान त्वरण का मान, तो त्वरण किधर होगा, नीचे होगा, और नीचे की तरफ यात्रा के दौरान त्वरण नीचे ही होगा। अरे गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे ही लग रहा है ना, त्वरण ऊपर कहां होगा, जब वस्तु ऊपर जा रहा है तो उसका वेग ऊपर है लेकिन त्वरण नीचे है, जब वस्तु नीचे आ रहा है तो वेग भी नीचे और त्वरण भी नीचे है। क्लियर है ये बात, समझ में? अब त्वरण पॉजिटिव है या निगेटिव है ये अलग इशू है। पॉजिटिव और निगेटिव, देखो नीचे होगा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव होना रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव और निगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है, रेफरेंस पॉइंट पे। अब जब जहां से वस्तु को फेंका है वहीं पे इसका मूल बिंदु मान लो, और ऊपर की दिशा को मान लो पॉजिटिव और नीचे की दिशा को मान लो निगेटिव, क्योंकि जब तक आप रेफरेंस डिफाइन नहीं करोगे तब तक पॉजिटिव निगेटिव का कोई सेंस नहीं है। नीचे की दिशा को क्या मान लोगे बेटा, निगेटिव मान लोगे। तो ऊपर की दिशा को हमने माना पॉजिटिव और नीचे की दिशा को हमने मान लिया निगेटिव। इसका मतलब ये हुआ
कि वस्तु जब ऊपर की तरफ यात्रा कर रहा होगा तो उसका वेग होगा पॉजिटिव, और जब घूम के नीचे की तरफ आएगा तो उसका वेग होगा नेगेटिव। अब ये जब वस्तु ऊपर की तरफ यात्रा कर रहा था त्वरण ऋणात्मक, क्योंकि नीचे है, माइनस है, नीचे की तरफ क्या होगा, माइनस होगा। जब वस्तु नीचे आ रहा था त्वरण ऋणात्मक। अब बच्चा यहाँ पे 90% बच्चा गलती कर देता है। सवाल भी आया था एग्जाम में कि यदि वस्तु को ऊपर प्रक्षेपित किया तो अब ऊपर की तरफ यात्रा के दौरान और नीचे की तरफ यात्रा के दौरान त्वरण का मान बताइए, यदि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव माना है तो ऊपर की तरफ यदि यात्रा, ऊपर जाते समय यात्रा में, ऊपर की तरफ यात्रा में यदि त्वरण नेगेटिव है तो नीचे यात्रा में तो भी त्वरण नेगेटिव ही होगा। ठीक है, समझ आया? क्योंकि ऊपर जाते समय भी त्वरण की दिशा नीचे, नीचे आते समय भी त्वरण की दिशा नीचे। क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहां पे आते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाया था किसी वस्तु को मुक्त करते हैं तो उसका गति, जब मुक्त करते हैं गुरुत्वाकर्षण त्वरण की वजह से त्वरित होकर वस्तु नीचे गिरता है। ये वाला केस मैंने पहले नहीं पढ़ाया, लेकिन जनरली किताबों में या जब टीचर पढ़ाते हैं तो ये वाला केस पहले ही पढ़ा देते हैं, लेकिन ये केस मैंने पहले नहीं पढ़ाया था। इसका बहुत बड़ा लॉजिक है जो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, किसी वस्तु को मुक्त करते हैं तो उस क्षण पर उसका वेग क्या होता है, 0, और त्वरण क्या होता है, g के बराबर होता है, और वो धीरे 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 नीचे गिर के जमीन पे आता है। तो पहले 1 सेकंड में कितना चलता है बेटा, 5 मीटर चलता है। अच्छा, दूसरे सेकंड में 15 मीटर चलता है, तीसरे सेकंड में 25 मीटर चलता है, चौथे सेकंड में 35 मीटर चलता है। टोटल 1 सेकंड में कितना चलता है, 5 मीटर। टोटल 2 सेकंड में 20 मीटर। टोटल 3 सेकंड में 45 मीटर। टोटल 4 सेकंड में 80 मीटर। ये हमें पता है ना अच्छे से। अच्छा, जब ये वस्तु आधा दूरी तय करता है, पहला आधा दूरी और दूसरा आधा दूरी जो तय करता है, उसमें लगे समय का अनुपात होता है 1:√2-1। ये हमने पढ़ लिया था, बहुत अच्छे सुना, ये हमने पढ़ लिया था। क्या यहाँ इसके हमने 10 सवाल भी कर लिए थे, इसके हर पॉसिबल कंसेप्ट के बारे में बात कर लिया था। ये भी मोशन तो यही है। इसके मैक्सिमम ऊंचाई पर इसका वेग 0 और त्वरण g, और यहां पे भी अधिकतम ऊंचाई पे इसका वेग 0 और त्वरण g। मतलब ये रुकने के बाद जिस तरीके से नीचे गति करेगा वो तूने पहले ही पढ़ लिया। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कितने भी वेग से चाहे तुम फेंक लो, क्या ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुकेगा। जिस क्षण पर वो रुकेगा उसका वेग 0 और त्वरण नियत, उसके बाद ये नीचे गति करेगा वो तो यही जैसे करेगा जो पहले मैं पढ़ चुका हूं। मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी जो ग्राउंड टू ग्राउंड होता है, उसका दूसरा हाफ मैंने पहले ही पढ़ लिया है, और ये वाला हाफ हमने सब कुछ बारे में, इसके बारे में जो पूछना है पूछ लो, सब पता है। यहां पे वस्तु रुकेगा तो पहले 1 सेकंड में चलेगा 5 मीटर, दूसरे सेकंड में चलेगा 15 मीटर, तीसरे सेकंड में चलेगा 25 मीटर, चौथे सेकंड में चलेगा 35 मीटर, 1 सेकंड में चलेगा 5 मीटर, 2 सेकंड में चलेगा 20 मीटर, 3 सेकंड में चलेगा 45 मीटर, 45 मीटर, 4 सेकंड में चलेगा 80 मीटर, 5 सेकंड में चलेगा 125 मीटर। मतलब यहां से रुकने के बाद ये वाली बात मुझे अच्छे से सब कुछ पता है। चाहे तुम जितनी मर्जी वेग से फेंक लो, यहां समझना, कंसेप्ट समझना, चाहे तुम कितनी मर्जी वेग से फेंक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां से वस्तु जब नीचे की तरफ यात्रा करेगा, यहां से वस्तु जब नीचे की तरफ यात्रा करेगा तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलेगा। क्यों भाई? ये पूरा कंसेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि वस्तु का वेग 0 है और नियत त्वरण से नीचे गिरना शुरू करता है, जी त्वरण से नीचे गिरना शुरू करता है, तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर ही चलता है, 2 सेकंड में 20 मीटर चलता है, 3 सेकंड में 45 मीटर चलता है, 4 सेकंड में 80 मीटर चलता है। और तुम चाहे जितनी मर्जी से फेंक लो, ये रुकेगा तो वेग 0 होगा और त्वरण जी के बराबर होगा। वही तो ये बात है। तो तुम चाहे जितनी मर्जी से फेंक लो, कंसेप्ट समझना, चाहे तुम जितनी मर्जी से फेंक लो, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर, 200, 400, 500, 600 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड, लेकिन जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर रुकेगा, उसके बाद जब वो नीचे गिरेगा तो पहले 1 सेकंड में 5 ही मीटर चलेगा। लिख लो इस बात को। क्यों मास्टर ने पहले तुम्हें यह पढ़ाया? जब दुनिया यह पढ़ाती है तो मैंने तुम्हें यह क्यों पढ़ाया? कुछ कारण था, वो कारण देख लेगा। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी के ग्राउंड टू ग्राउंड वाले मोशन में ये वाला आधा तुम्हें पता चल गया। समझ आया? ठीक है सर, समझ आ गई। तो जान लगाना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तब समझ आता है। दूसरी बात, और ये वाला जो मोशन है इसका उल्टा ये वाला मोशन होता है। मतलब क्या? पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्या क्या बोल दिया मैंने? कितने भी वेग से फेंको, अधिकतम ऊंचाई पे वस्तु जाके रुकेगा, और रुकने के बाद जो गति करेगा, जिस तरीके से गति करेगा, जितने समय में कितना दूरी चले गए तो हमको पता है। ये सारा तुम्हें पता है। और ये वाला मोशन एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। मतलब तुम्हें दोनों पता है। समझ आ रहा है? कुछ दोनों पता है। तो आओ आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर।
मान लो वस्तु को u वेग से फेंका है, वस्तु को कितने वेग से फेंका है बेटा, u वेग से फेंका है। तो अधिकतम ऊंचाई कितना तय करेगा ये निकालना है अपने को। क्या निकालना है? अधिकतम ऊंचाई। बताइए अधिकतम ऊंचाई के लिए क्या करेंगे? तो यहां से लेके यहां तक गति का समीकरण लगाएंगे, दूसरा वाला, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऊपर की दिशा को मैंने पॉजिटिव माना है। क्या माना है? पॉजिटिव। तो यहाँ से यहाँ तक अधिकतम ऊंचाई मैं मान लेता हूँ कुछ h मैक्स है। तो इसको क्या लिख दूंगा? h मैक्स। u, यार यहाँ पे टाइम तो पता ही नहीं है तो ये रहने दो, ऐसे निकालो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डॉट 2s, इससे भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अंतिम वेग अधिकतम ऊंचाई पे क्या है? 0। तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0, तो ये बचेगा आपका माइनस यू स्क्वायर बराबर 2। त्वरण की दिशा है नीचे और आप ऊपर की तरफ यहाँ से यहाँ तक गति मान रहे हो, तो त्वरण तो निगेटिव है, तो a को लिखेंगे माइनस जी और इसको लिखेंगे आप h मैक्स। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो h मैक्स आएगा वो आएगा यू स्क्वायर बाई 2g। ये गया आपका h मैक्स। क्या है बेटा h मैक्स? यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये याद रखना आपको कि किसी वस्तु को अगर u वेग से फेंकते हैं तो जो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा वो अधिकतम ऊंचाई का सूत्र होता है यू स्क्वायर बाई 2g। दैट ये जो अधिकतम ऊंचाई है ये एक खास बात है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अब तुम मुझे उठा के फेंक दो u वेग से और इस कलम को उठा के फेंक दो u वेग से, दोनों एक समान ऊंचाई तक जाएंगे, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये खास बात है कि वस्तु को जितना आपने वेग दिया है, जो हाइट है वो वेग के वर्ग के समानुपाती है, मतलब h मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अच्छा, h मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये समझना जरूरी है, h मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u एंड h मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। राइट है, मतलब यदि सेम वेग से धरती पे और चंद्रमा पे किसी वस्तु को फेंके तो किस धरती पे या चंद्रमा पे किस पे वो ज़्यादा ऊंचाई तक जाएगा? तो चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो 6 गुना कम होता है। देखो चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण 6 गुना कम होता है और ये व्युत्क्रमानुपाती है, ये कम तो h ज़्यादा। तो ढंग से देखिएगा, रिलेशन बता देता हूँ। एक समान वेग से यदि आप फेंकते हैं, एक समान यदि वेग से वस्तु को मुक्त करते हैं तो h धरती का 6 गुना होगा h मून। सॉरी कैसे लिखो इसको? h मून 6 गुना ज़्यादा होगा, तो h ऑन मून इज इक्वल टू h धरती, स्पेस ही कम मिल रहा है। ये हो, धरती पे यदि h ऊंचाई तक जाता है, किसी वस्तु को u वेग से फेंक तो धरती पे h ऊंचाई तक जाता है, तो इसका 6 गुना जाएगा मून पे, मतलब 6 टाइम्स इंटू धरती बराबर h ऑफ मून। धरती में h जाता है, अगर धरती पे 60 मीटर तक जाता है। अच्छा, एक सवाल भी आता है, बहुत फेमस है, कि एक लड़का धरती पर 20 मीटर ऊंचाई तक कूद सकता है, तो चंद्रमा पर कितने मीटर ऊंचाई तक कूद पाएगा? तो एक लड़के की कूदने की क्षमता तो यू है, चाहे वो कहीं भी कूदे, उसको जो जान लगाए कूदेगा वो वेग तो यू है। तो धरती पे जो वो कूदेगा यू वेग से, तो उसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो चंद्रमा पे कूदेगा तो नीचे की तरफ जो त्वरण वो 6 गुना कम हो गया, तो ऊंचाई 6 गुना ज़्यादा होगा। त्वरण 6 गुना कम है तो ऊंचाई 6 गुना ज़्यादा होगा। तो 6 गुना 20 कितना होगा? 120 मीटर, है ना। तो कितने ऊंचाई तक जाएगा चंद्रमा पे? 120 मीटर तक। अच्छा, वैसे जब इसको फिजिकली समझो, जब भी कोई वस्तु ऊपर उठता है, यू वेग से फेंकोगे तो नीचे की तरफ बल ज़्यादा लग रहा है, तो कम अगर जी ज़्यादा है, जी बहुत ज़्यादा है तो जल्दी रोक लेगा, और जी कम है, देखो नीचे की तरफ जी कम है तो उसको रोकने में समय लगेगा, तो ज़्यादा ऊंचाई तक चला जाएगा। तो यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके ये बातें लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं कि त्वरण नियत है, वायु घर्षण 0 है और h इतना होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सही है। और यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई जो होता है u² बाई 2g होता है, वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी होता है। चंद्रमा पर जी 6 गुना कम है, इसलिए चंद्रमा पर ऊंचाई 6 गुना ज़्यादा होगा। ऊपर जाएंगे तो भी त्वरण नीचे, और नीचे आएंगे तो भी त्वरण नीचे। यहाँ से यहाँ तक गति, इसको अपनी भाषा में लिख लेना बेटा कि यहाँ से यहाँ तक वाला हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये हमें सब कुछ पता है, और इसके उल्टा होता है ये। इसको और समझाता हूँ, इसका उल्टा होता है ये। तो प्लीज़ ये पहले लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। ठीक, आगे देखिए। देखो बेटा, अब जब किसी वस्तु को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ऐसे जाके ऐसे रुका और नीचे आ गया, ऐसा नहीं कि ये यहाँ फेंका तो आगे गया, वो इसी लाइन पे गया, गया ऐसे है और आया ऐसे है। लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, इसलिए थोड़ा इसको शिफ्टेड बनाया। तो अधिकतम ऊंचाई पे आपको क्या क्या पता है? अधिकतम ऊंचाई पे जो बेग होता है वो होता है 0। यहाँ से u बेग से इसको फेंकते हैं तो यहाँ पे -u बेग से पहुँचेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो मैंने प्रक्षेपण बेग, u है आपका प्रक्षेपण बेग, प्रक्षेपण बेग, और जमीन पर टकराने का बेग, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ऐसे लिख देता हूं बेटा मैं। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कोलिजन। जितने चाल से मैंने इसको ऊपर फेंका है, चाल मतलब कितने तेजी से फेंका है, चाल की बात करूंगा तो जितने चाल से मैंने इसको ऊपर फेंका है उतने ही चाल से आके नीचे टकराया है। चाल समान है, लेकिन जब बेग के बारे में बात करूंगा तो इसका बेग समान नहीं है। प्रक्षेपण बेग इज नॉट इक्वल टू टकराने का बेग। प्रक्षेपण बेग और टकराने का बेग समान नहीं है। क्यों नहीं है प्रक्षेपण बेग और टकराने का बेग समान? क्योंकि दिशा तो अलग है ना, और बेग क्या होता है, कितना तेज और कहां। तो ये ऊपर फेंका है मैंने और ये आके नीचे टकरा है, तो इसका चलने की दिशा विपरीत है, लेकिन चाल समान होगा। जितनी चाल से मैं फेंकूंगा उतनी चाल से टकराएगा। अब देखो, वस्तु जा तो ऊपर रहा है लेकिन इसका त्वरण है नीचे, जा ऊपर रहा है लेकिन इसका त्वरण है नीचे, तो इसलिए इसका जो बेग होगा धीरे 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 लगातार इसका घटेगा। तो बेग और समय का रिलेशन क्या होगा? तो गति का पहला समीकरण लगाएंगे, v बराबर u माइनस जी टी। ये बेग होगा v बराबर u माइनस जी टी, ये इक्वेशन है। माइनस जी क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ हमने लिया है पॉजिटिव और नीचे की तरफ हमने लिया निगेटिव, तो ये होगा इक्वेशन v बराबर u माइनस जी टी। किसी भी t समय के बाद देखिए तो बेग धीरे धीरे घटेगा, ठीक है ना। ये किसी भी t समय पे वैलिड है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक वैलिड है, ये पूरा वेक्टर फॉर्म में पूरा वैलिड है। अब जब वस्तु नीचे आएगा तो यहाँ पे वेग 0 और धीरे धीरे इसकी वेग निगेटिव में बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो देखो जैसे जैसे समय बढ़ाओगे तो निगेटिव में बढ़ता जाएगा, नीचे ही त्वरण लग रहा है, ठीक है ना। तो ढंग से देखना, जब वस्तु ऊपर जा रहा है तो ये मंदन हो गया, क्योंकि बेग ऊपर त्वरण नीचे, तो ये क्या हो गया, मंदन, और ये हो गया आपका नॉर्मल त्वरण। तो यहाँ से आप अगर वेलोसिटी प्रोफाइल बनाने की कोशिश करें, वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब ये कि जैसे जैसे वस्तु ऊपर जा रहा है तो उसका बेग किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है। तो पहले तो देखो बेटा, बेग इसका रहा होगा कुछ यू बेग से परिवर्तित फेंका है और मंदन हो रहा है, भाग ऊपर रहा है, त्वरण नीचे लग रहा है, तो इसका जो बेग है वो लीनियरली कम होता जाएगा। देखो बेग क्या होता जाएगा, लीनियरली कम होता जाएगा। फिर धीरे धीरे इसका बेग यहाँ पे शून्य, धीरे धीरे नीचे की तरफ त्वरित होगा तो इसका बेग बढ़ता जाएगा निगेटिव में, तो ये बेग निगेटिव में बढ़ता जाएगा। देखो बेग निगेटिव में चला जाएगा, इसको कहते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि मुझे वो बताओ, क्या कहते हैं, चाल का बताओ, तो चाल निगेटिव और पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं, चाल का मतलब कितना तेज भाग रहा है, तो ऐसे बनेगा, फिर ऊपर ही बन जाएगा। क्लियर, ये बात समझ में आया? अब हमें निकालना है टोटल उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल उड्डयन काल। तो टोटल उड्डयन काल कैसे निकालेंगे? अपन लिखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
देखो यहाँ से बस तू चला और मान लो यहीं पहुँच गया, तो कुल विस्थापन कितना हुआ? 0। जहाँ से फेंका था वहीं पहुँच गया, तो कुल विस्थापन हो जाएगा 0। ऊपर फेंका था तो u इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको आप इधर ले जाओगे तो हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू इंटू टी। ये टी से ये टी कैंसिल होगा तो एक टी बचेगा, टी इज इक्वल टू होगा आपका 2u बाई जी। ये हो गया उड्डयन काल। और बहुत ईमानदारी से पहले समीकरण से अगर यहाँ से यहाँ तक का उड्डयन काल निकालोगे तो देखो अंतिम वेग यहाँ पे 0 रख दोगे तो ये क्या आ जाएगा? u बाई जी। मतलब जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो होता है u बाई जी प्लस u बाई जी, जिसको कहेंगे अपन 2u बाई जी। ये है ऊपर जाने का टाइम। ये कौन सा टाइम है भाई? ये ऊपर जाने का टाइम है और ये नीचे आने का टाइम है। अब मैंने आपको जो बताया था कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम एग्जैक्टली ऊपर जाने का मोशन और नीचे आने का मोशन एग्जैक्टली सेम होता है। वो कैसे होता है देखो बेटा, समझना ढंग से। इसको मैंने u चाल से फेंका था और इसका चाल यहाँ पे 0 हो गया। कितना समय लगा जाने में? u बाई जी समय लगा जाने में। कितनी ऊंचाई तक गया है? तो ये जो ऊंचाई गया, अधिकतम ऊंचाई तक जो जाता है वो होता है h max इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया था, अभी समझाया था मैंने। जो अधिकतम ऊंचाई जाता है, कितना जाता है अधिकतम ऊंचाई? कितनी अधिकतम ऊंचाई तक ग्रहण करेगा वो? यू स्क्वायर बाई 2g अधिकतम ऊंचाई तक जाता है। देखो h max इज इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर बाई 2g। तो अब मेरी बात सुनना, वस्तु को मैंने कितने वेग से फेंका था? u। कितने समय तक चला ऊपर जाते समय? u बाई जी समय तक चला। कितनी ऊंचाई तक गया? u स्क्वायर बाई 2g ऊंचाई तक गया। त्वरण क्या था? माइनस जी नीचे की तरफ था। मतलब u वेग से फेंका, त्वरण उसका नीचे g लग रहा था, अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर बाई 2g दूरी तय किया, u स्क्वायर बाई 2g दूरी तय किया, समय लगा u बाई जी। अब सुनना, यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0, कितनी देर तक नीचे चला? u बाई जी तक नीचे चला। त्वरण कितना हुआ? g हुआ। कितनी दूर तक गया? u स्क्वायर बाई 2g दूर तक गया। और समय कितना लगा? u बाई जी लगा। तो सब कुछ तो एक ही जैसा है। तो बिल्कुल इसका जो मोशन होता है एकदम सिमेट्रिक होता है। मान लो मैंने u वेग से फेंका था और इसका कुछ चाल यहाँ पे v है, तो एक समान दूरी पर यहीं पे इसका चाल नीचे की तरफ v होगा। अगर मान लो यहाँ पे चाल 50 है तो यहाँ पे 50 से टकराता है, या आधे पे मान लो इसका चाल 20 है तो यहीं पे सामने सामने चाल 20 होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चाल 20 है यहाँ और 20 से यहाँ टकरा है, नहीं भाई, सिमेट्रिक है ना। देखो ऊपर कितने देर तक गया u बाई जी, कितने देर तक नीचे आया u बाई जी। अगर u वेग से 0 वेग तक जाने में माइनस जी बंधन के साथ, u वेग से 0 वेग तक जाने में माइनस जी बंधन के साथ अगर u टी समय लगता है, मतलब u बाई जी समय लगता है, तो ये 0 वेग से u वेग आने के लिए g त्वरण के साथ u बाई जी समय लगेगा। मतलब एग्जैक्टली जिस तरीके से लिनियरली वेलोसिटी घट रहा है उसी तरीके से लिनियरली वेलोसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल, तो एग्जैक्टली उल्टा मोशन हुआ कि नहीं हुआ? और ये वाली बात आपको सारी पता होती है। तो फिर से मैं जो बता रहा हूँ समझना, हाँ फेंकने का वेग और टकराने का वेग समान नहीं होता, लेकिन चाल बराबर होता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ टकराएगा तो इसका वेग होगा माइनस, इसका वेग होगा प्लस। लेकिन ऊपर जाने का त्वरण नीचे की तरफ माइनस जी और नीचे आने का त्वरण भी नीचे की तरफ माइनस जी। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पॉज कर लीजिए पहले, स्क्रीन पॉज कर लीजिए पहले और समझिएगा। अब आगे सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। बेसिक फॉर्मूला u बाई जी समय लगता है ऊपर जाने में, u बाई जी समय लगता है नीचे आने में, और हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। एक बेसिक फॉर्मूला 2-3 लगा लो बस, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सवाल इस तरीके से आपको कराऊंगा। किस तरीके से अगर सवाल कराऊंगा आओ मैं दिखाता हूं। स्क्रीन पॉज करके लिख लिया ना, आओ मैं दिखाता हूं सवाल कैसे कराऊंगा मैं। मिटा दूं? चलो, तो आपको पहला केस जब वस्तु को मुक्त किया था वो समझ में आ गया, उस पर सवाल भी कर लिए। दूसरा केस जब वस्तु को u वेग से फेंकते हैं वो भी समझ में आ गया। अब मैं तुम्हें सवाल करके दिखाता हूं, मजा आ जाएगा। सवाल करके दिखाता हूं, देखना। यहां से मान लो एक वस्तु को u वेग से ऊपर फेंका, यहां से मान लो एक वस्तु को u वेग से कहां फेंका? ऊपर फेंका, प्लस u वेग से फेंका, और वो u वेग है 50 मीटर पर सेकेंड। मान लो मैंने दे दिया 50 मीटर पर सेकंड से फेंका। अब वस्तु क्या करेगा कि धीरे 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 कहीं ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। अब मैं तुमसे बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा और खुद मैं जवाब बताता जाऊंगा और बिना फॉर्मूला का यूज़ किए हुए। मैं मैक्सिमम हाइट भी निकाल दूंगा, जो फॉर्मूला तूने पढ़ा था u स्क्वायर बाई 2g, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या कह रहा हूँ सुनना, मैं आपको हाइट भी निकाल दूंगा u स्क्वायर बाई 2g,
टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल दूंगा, हाइट भी निकाल दूंगा यूएस कितना होगा, लेकिन यूएस का भी 2G फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। तो देखो कैसे, ऐसा कैसे संभव है? संभव है बेटा, दिखाता हूँ। बताओ तो 50 मीटर पर सेकंड फेंका है तो कितने वेलोसिटी से यहाँ पे टकराएगा? -50 से। क्यों -50 से? क्यों? क्योंकि जाते समय ऊपर जा रहा था, आते समय नीचे आएगा, तो भागने की दिशा तो विपरीत है, चाल 50 ही होगा। क्लियर है? अच्छा, ऊपर जाने का समय होता है u/g, कितने वेग से फेंका है? 50, और g कितना है? 10, तो 5 सेकंड तक ऊपर जाएगा। मानते हो कितने देर तक ऊपर जाएगा? 5 सेकंड तक। तो यहाँ से यहाँ तक जो जाने का समय है, ऊपर जाने का समय, अपवर्ड मोशन का समय 5 सेकंड है। तो अगर ऊपर जाने में 5 सेकंड लगा है तो नीचे आने में भी तो 5 सेकंड लगेगा, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपका 10 सेकंड का। मतलब यहाँ पे वस्तु का वेग क्या होगा? 0, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया है वस्तु? 10 सेकंड लिया, सॉरी 5 सेकंड लिया। टोटल टाइम फ्लाइट 10 सेकंड है, तो कितना लिया है? 5 सेकंड लिया है। और 5 सेकंड में वस्तु तो 125 मीटर चलता है। 5 सेकंड में वस्तु कितना चलता है, याद करके बताओ तो। 5 सेकंड में वस्तु यदि u0 हो तो 5 सेकंड में कितना चलता है वस्तु? 125 मीटर चलता है सर, हमें याद है। कैसे? 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, 4 सेकंड में 80, 5 सेकंड में 125, तो 125 मिनट चलेगा। कहाँ मैंने यूज़ किया? u²/2g। यूज़ किया क्या? नहीं किया। अच्छा सुनो, यूज़ करके देख लो। हाइट इज इक्वल टू u²/2g। एक और कर लो, u² करो, 50 का होल स्क्वायर 50 गुना 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, 0 से 0 कटेगा, 2 से 25 होगा, 25 गुना 5 125 मीटर। लो, फॉर्मूले से कर लो या कंसेप्ट से कर लो, एक ही बात है। अब समझना आगे, एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको समझाता चलता हूँ। अब समझना आगे। बात बताओ, ऑब्जेक्ट का 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितना होगा? 2 सेकंड के बाद। तो देखो बेटा, ये 50 है और इसका एक्सीलरेशन है 10 -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी इतना कम होगा। देखो ना, v = 50 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u 50 माइनस g 10 इंटू टी रखते जाओ, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकालते जाओ। तो एक्जैक्टली 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी बोलो कितना होगा? 1 सेकंड के बाद बोलो, 1 सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड होगा। अरे एक रखेगा तो ये 10 है ना भाई, ये 10 है ना। अच्छा, 2 सेकंड के बाद 30 होगा, 3 सेकंड के बाद तो 3 रखोगे यहाँ पे, तो होगा 50 माइनस 30 20। अच्छा, 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 1 सेकंड के बाद सॉरी कितना, 4 सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 1 सेकंड पे, और जब फेंका था तो समय क्या हो रहा था? 0। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कब है? कब है? t = 2 सेकंड पे। ये मिटा दूंगा बाद में, t = 2 सेकंड पे है यहाँ पे। यहाँ पे कब है? ये भी मिटा दो, एक काम की जरूरत की चीज़ नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कब है? t = 3 सेकंड पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कब है? t = 4 सेकंड। अच्छा, यहाँ पे 5 रखो तो 50 माइनस 50 0 हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 0 सेकंड हो गया, कब? 5 सेकंड में लिखा भी। अच्छा, यहाँ पे 6 रखो तो 50 माइनस 60 माइनस 10, एक्जैक्टली 1 सेकंड के बाद इसका स्पीड जो होगा, एक्जैक्टली 1 सेकंड के बाद, मतलब यहाँ पे ऊपर से 1 सेकंड नीचे आने के बाद, मतलब t बराबर 6 सेकंड के बाद इसका जो स्पीड होगा वो होगा नीचे की तरफ -10 मीटर पर सेकंड। एरो बना दिया तो रहने दो, 10 ही लिख लो, एरो तो नीचे दे ही दिया ना। अच्छा, एक्जैक्टली 2 सेकंड के बाद यहाँ पे 2 रखोगे तो 50 - 70 -20, यहाँ पे इसका नीचे की तरफ वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकंड। टाइम क्या होगा? 7 सेकंड। ऊपर जाने में समय कितना लगा है? 5 सेकंड, और यहाँ पे 7 सेकंड, मतलब ऊपर जाने के 2 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट यहाँ है, और 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट 20 ही तो होता है, बताया तो था। 8 रख दो, 8, तो ये -30, तो यहाँ पे आएगा आपका मतलब 30 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, समय 8 सेकंड, और एग्जैक्टली यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड समय होगा आपका 9 सेकंड। देखो यहाँ पे 9, 50 माइनस 90 माइनस 40, और एग्जैक्टली तुम यहाँ पे रख दोगे 10, तो ये होगा -50। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितने से पहुँच रहा है? -50 पे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा है? 10 सेकेंड। क्लियर है? तो देखो एक्जैक्टली 5 सेकंड बाद यहाँ है, मतलब 1 सेकंड पे और 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट एक ही ऊंचाई पर होगा। 3 सेकंड पे और 8 सेकंड पे ऑब्जेक्ट एक ही ऊंचाई पे है। सॉरी, 2 सेकंड और 8 सेकंड पे, 3 सेकंड पे और 7 सेकंड पे ऑब्जेक्ट एक ही ऊंचाई पे है, 4 सेकंड पे और 6 सेकंड पे ऑब्जेक्ट एक ही ऊंचाई पे है, और ये 5 सेकंड पे ऑब्जेक्ट वहाँ है। समझ आ गया अच्छे से? अब सुनना ढंग से। मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा है? 2 सेकंड। क्लियर है? कितना समय लगा है? 2 सेकंड। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा है? 8 सेकंड। 8 सेकंड, 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो इसी को उल्टा उधर लेके लगाओ, अगर समझना,
मान लो फिर से मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो ओवरलैप हो जाएगा। ये पूरा आपको बनाना है अच्छे से, ताकि ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग करेगा, क्योंकि सवाल इसी से सॉल्व हो जाएगा। और एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, कोई खास बात नहीं है। मान लो कि तुमने ऑब्जेक्ट को u वेग से फेंका। अब वस्तु को यहाँ से चल के यहाँ तक आने में समय लगा है कुछ t1, कुछ t1 लगा, देखो ना, जैसे यहाँ पे 7 सेकंड लगा है, कुछ t1 लगा। और यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा उसको t2। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? t1 प्लस t2। ये तो क्लियर है ना भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक t2 लगा, इसका मतलब ये वही समय तो t2 होगा। मान लो वस्तु को यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा है t2, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा साहब? तुम कह रहे हो मोशन सिमेट्रिक है, देखो 1 सेकेंड तो ये भी 1 सेकेंड, देखो 1 सेकेंड, 9 से 10 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड तो ये भी 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, यहाँ से देखो 3 सेकेंड, तो 7 से ये 10 3 सेकेंड। मतलब तुम कह रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगा t1 और यहाँ से यहाँ तक समय लगा t2, तो t1 और t2 होगा उड्डयन काल। और यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा? t2 लगेगा। मतलब ये हुआ कि आमने सामने वाला जो समय है ना, उसको जोड़ दोगे तो उड्डयन काल आ गया। तुम्हें ये समझ नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, तुम तो बस सामने सामने वाला टाइम को जोड़ते चलो और जादू देखो। बताओ 4 और 6, बताओ कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू बोलो 10 सेकेंड, यहाँ बोलो 3 सेकेंड और 7 सेकेंड। देख इधर 7 सेकेंड और 3 सेकेंड, बोल इसका सम 10 सेकेंड। इधर देख 8 सेकेंड और 2 सेकेंड, सम बोलो 10 सेकेंड। 9 सेकेंड और 1 सेकेंड, सम बोलो 10 सेकेंड। अच्छा बोलो यहाँ पे बोलो 10 सेकेंड और 0 सेकेंड 10 सेकेंड। मतलब सामने सामने वाला जो समय है उसको तुम जोड़ दोगे तो उड्डयन काल आ जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि मान लो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मान लो किसी h हाइट पे ऑब्जेक्ट t1 टाइम पे है, एट बोल रहा हूँ एट t1, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट t2 है। मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t2 टाइम लगा और यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लगा। ढंग से सुनो, यहाँ से चल के यहाँ तक आने में t2 टाइम लगा। अरे भाई यहाँ से एट t1, यहाँ से फेंका था तो समय 0 हो रहा था। सुन इधर, यहाँ से फेंका था तो समय क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। यहाँ से फेंका, यहाँ चल के यहाँ तक आने में समय t2 लगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक t1, मतलब यहाँ से यहाँ तक t1 तो यहाँ से यहाँ तक भी t1, तो t1 प्लस t2 क्या हो जाता है? उड्डयन काल। एक समान ऊंचाई पर दो अलग अलग समय पे होगा, उन दोनों समय का जो योग होगा वो क्या हो गया? उड्डयन काल। वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा आपका t1 प्लस t2। तो बताओ मोशन एग्जैक्टली सिमेट्रिक है या नहीं? एग्जैक्टली सिमेट्रिक है। अब आगे आने वाले बहुत सारे सवाल, बेटा बहुत मेहनत से मैंने तुम्हें यहाँ तक समझाया, बहुत स्ट्रेस देके चीज़ों को धीरे धीरे समझाया। मैं तुम्हें 2-4 बातें बता के सवाल नहीं करा रहा, मैं तुम्हें 10-20 बातें बताई है, धीरे धीरे सारी बातें समझाई है। अब मैं आगे सवाल करूंगा, एक ही भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं आगे सवाल करूंगा और एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, सीधा आंसर निकालूंगा। तो तैयार रहो इसके लिए। सवाल जो हम सॉल्व करेंगे उसमें फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो तैयार रहिए इसके लिए। समझ में आया? आगे देखिए। वस्तु को u वेग से प्रक्षेपित करने पर वो 7 सेकंड तथा 11 सेकंड पर समान ऊंचाई पर है, तो प्रक्षेपण वेग तथा अधिकतम ऊंचाई बताएं। यदि किसी वस्तु को मैंने प्रक्षेपित करने पर 7 सेकंड तथा 11 सेकंड पर समान ऊंचाई पे, देख इधर, कोई भी कैलकुलेशन सिंगल लाइन फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा और तुम्हें 10 चीजें, 20 चीजें, 2 चीजें, 4 चीजें, जितनी चाहिए सब निकाल के दे दूंगा। तो ध्यान से सुनो, मैंने यहां से वस्तु को ऊपर फेंका है, कुछ u वेग से ऊपर फेंका है, वस्तु ऊपर गया, आए 2 बार थोड़ी ना जाएगा। देख भाई, यहां से वस्तु को फेंका, गया, आया। ये किसी भी h ऊंचाई पर 2 बार है, ऊपर जाते समय 7वें सेकंड में और नीचे आते समय 11वें सेकंड पे। यही तो है। वस्तु को u वेग से प्रक्षेपित करने पर 7 सेकंड तथा 11 सेकंड पर समान ऊंचाई पर। चल भाई, 7 सेकंड और 11 सेकंड पे समान ऊंचाई पे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 18 सेकंड। am I right? 11 और 7 18, टाइम ऑफ फ्लाइट 18 सेकंड। मतलब यहाँ तक वस्तु को आने में लगेगा 18 सेकंड, मतलब ये आधा समय लगता है, तो यहाँ पे लगेगा 9 सेकंड। यहाँ पे लगेगा 9 सेकंड, मतलब 90 से फेंका होगा, u बराबर 90 मीटर पर सेकंड। और ऑब्जेक्ट अगर 9 सेकंड के लिए चला है तो उसका दूरी तय करेगा, अधिकतम ऊंचाई जो होगा वो होगा 405 मीटर। और ये 9 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक वस्तु 11 सेकंड, मतलब 9 से 11 2 सेकंड तक चला है, तो ये 2 सेकंड में चलेगा वस्तु कितना? 20 मीटर। ये 20 मीटर चलेगा, और ये 405 मीटर और ये 20 मीटर, तो 20 मीटर घटा दोगे मतलब 385 मीटर आंसर। ये ऊंचाई जो h है वो 385 मीटर होगा। क्या क्या बताया? सब कुछ तो बताया। क्या चाहिए था इसको? प्रक्षेपण वेग चाहिए था, ये रहा। नहीं बताया क्या? 9 सेकंड ऊपर गया है तो ऊपर जाने का जो टाइम होता है वो u/g होता है। g कितना होता है? 10, और ऊपर जाने का समय 9, तो g उधर चला जाएगा, 10 × 9 90, तो u बराबर 90 मीटर पर सेकंड साहब।
कितने बेग से फेंका होगा, यू हो गया आपका 90 मीटर पर सेकंड, यहाँ तो लिखा है ना 90 मीटर पर सेकंड। और अधिकतम ऊंचाई 405 मीटर। 405 मीटर कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल 9 सेकंड तक लगा है, तो यहाँ से 9 सेकंड तक नीचे आएगा। और 9 सेकंड तक अगर कोई वस्तु नीचे आता है 9 सेकंड तक, तो देख लो ना, s बराबर हाफ जी, ये 5 हो गया, इंटू 9 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। 8 पचे 40, 8 पचे 40, 405 मीटर आंसर। और आपसे पूछता है कि वो 7वें सेकंड पे जिस ऊंचाई पे था वो बताओ, तो यहां से यहां तक टोटल कितना चला है 405। और 9 से 11 सेकंड में देखो अधिकतम ऊंचाई पे देखो वेग 0 होता है, तो ये टाइम के कंपेयर में ये टाइम कितना हो गया, कितने देर तक चला है 2 सेकंड तक और चला। 9 से 11, 9 से 10, 10 से 11, 2 सेकंड तक चला। 2 सेकंड में कितना चलेगा 20 मीटर। ये अगर 20 मीटर है तो 405 में से 20 घटा दोगे तो शायद 385 आ जाएगा। तो बताओ ये ऊंचाई कितना हो जाएगा 350 मीटर। ये रहा आंसर। इसीलिए मैंने समय ज़्यादा लगाया था, ताकि मैं चीज़ें रफ्तार में आपको सवाल करना सिखा दूं। आगे देखिए, वस्तु को u वेग से प्रक्षेपित करने पर वो 5th सेकंड तथा 13 सेकंड में समान दूरी तय करता है। अब एक वस्तु को मैंने ऊपर फेंका है, ऊपर गया और यहाँ पे आया, वो कह रहा है 5वें सेकंड में, 5th सेकंड में, और यहाँ पे था 7, वो 7th सेकंड तथा 8वें सेकंड पर मतलब एट, पर मतलब एट 7वें सेकंड पर, मतलब एग्जैक्टली 7वां सेकंड जहां खत्म हुआ था वहीं पे, एग्जैक्टली 11वां सेकंड जहां पे खत्म हुआ था वहीं पे, 11वें सेकंड पर 7वें सेकंड पर। समझ में आई ये बात? यहाँ देखो, ये कह रहा है वस्तु को u वेग से प्रक्षेपित करने पर वो 5th सेकंड मतलब 5वें सेकंड पर, सॉरी 5th सेकंड तथा 13वें सेकंड में मतलब 5वें सेकंड में का मतलब हो गया 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, मतलब t = 4 पे ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लो t = 5 पे ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ये दूरी में समान दूरी तय करता है, समान ऊंचाई पर नहीं है, समान दूरी तय करता है। मतलब 5वें सेकंड में मान लो इतना दूरी तय करता है, और उतना ही दूरी तय करता है 13वें सेकंड में। तो एक बात सुनना ढंग से, 13वां सेकंड होता है 12 से 13 के बीच में, तो 13वें सेकंड का दूरी और 5वें सेकंड का दूरी एग्जैक्टली आमने सामने ही होगा। क्यों आमने सामने होगा? क्योंकि कितना दूरी तय करता है वो बेग पे निर्भर करता है, और बेग आमने सामने ही बराबर होता है, तो ये आमने सामने ही होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे होगा तुम्हारा 13, 5वें सेकंड तथा 13वें सेकंड में। तो 5वें सेकंड हो गया तेरा 4 से 5 और 13वां सेकंड हो गया तेरा 12 से 13। क्लियर है क्या ये बात? तो ठीक है, तो क्या चाहिए? टाइम फ्लाइट। 12 और 5 17, टाइम फ्लाइट हो गया 17 सेकंड। टाइम फ्लाइट 17 सेकंड हो गया, यहाँ पे आने के टाइम लगेगा 17 सेकंड, 17 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम लगेगा तुम्हारा 17 सेकंड मतलब 8.5 सेकंड। ऊपर जाने का टाइम हो गया 8.5 सेकंड, मतलब 85 मीटर पर सेकंड से फेंका है। u = 85 मीटर पर सेकंड। ये रहा आंसर, 85 मीटर पर सेकंड। आसान है, समझ आए? फिर से एक बार समझाता हूँ। वस्तु को u वेग से प्रक्षेपित किया तो 5वें सेकंड में, 5th सेकंड मतलब 5वें सेकंड में, 5वां सेकंड होता है बेटा 4 से 5, 4 से 5 5वें सेकंड में, तथा 13 सेकंड, 13 होता है बेटा 12 से 13। तो ये 4 से 5वां सेकंड हो गया और ये हो गया 13वां सेकंड, ये हो गया आपका 13वां सेकंड, 12 से 13। क्लियर है ये बात? अब तुम्हें जो चाहिए निकाल लो, क्योंकि ये 13, 13 4 17, टाइम फ्लाइट 17, मतलब ऊपर जाने का टाइम 8.5 सेकंड, 8.5 सेकंड। तो फेंका कितने से होगा? 8.5 में। इसको 10 से गुना करके निकाल लेते हैं समय, 8.5 85 मीटर पर सेकंड से। तो हाइट निकालना है, कुछ भी निकालना है, निकाल लो आसानी से। क्लियर है? बात समझ में आ गया? आगे देखिए प्लीज़, इसको स्क्रीन पॉज करके लिखिए। ठीक है, अब आगे देखिए, लिख लिया होगा आपने। आगे देखिए, मान लो इस तरह का सवाल कुछ भी पूछा जाता है, आप निकाल लोगे। देखो एक सवाल और करा देता हूँ। मान लो किसी वस्तु को फेंका मैंने, वो 5वें सेकेंड तथा 17वें सेकेंड पे एक ही ऊंचाई पर है। कब? 5वें सेकेंड तथा 17वें सेकेंड पे, मतलब एट 17 सेकेंड एंड एट 5 सेकेंड पे एक ही ऊंचाई पर है। तो ये ऊंचाई का मान बताए। अब मेरी बात सुनना ढंग से, क्या करता हूँ मैं, ये 17 और 5, तो ये सामने सामने वाला जो ऊंचाई है वो डेढ़ हो जाता है। 17 और 5 कितना हो गया? तो 17 और 5 हो गया तुम्हारा 22, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो 22 सेकेंड है। मतलब ऊपर जाने का टाइम होगा 11 सेकेंड, मतलब वस्तु को फेंका होगा 110 मीटर पर सेकेंड से। ये रहा आंसर। अच्छा, एक वस्तु को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है ना, एक वस्तु को मैंने ऊपर फेंका, तो तीसरे सेकेंड तथा 8वें सेकेंड में एक समान ऊंचाई दूरी तय किया है। तीसरे सेकेंड तथा 8वें सेकेंड में एक समान दूरी तय किया है।
एक समान दूरी तय किया। कब एक समान दूरी तय किया? तीसरे तथा आठवें में। अब तीसरे सेकंड का मतलब होता है t इज इक्वल टू 2 से 3 के बीच में हो गया तीसरा सेकंड, और आठवें का मतलब हो गया 7 से 8, आठवां सेकंड। ये बोल रहा है 5वें सेकंड पर और 17वें सेकंड पर एक ही समान ऊंचाई पर है जमीन से, जबकि ये कह रहा है कि तीसरे सेकंड तथा आठवें सेकंड, तीसरा सेकंड 2 से 3 के बीच में, आठवां सेकंड 7 से 8 के बीच में एक समान दूरी तय करता है, तो ये आमने सामने होगा। तो टोटल उड्डयन काल हो जाएगा इसका, टोटल उड्डयन काल हो जाएगा 7 और 3 10 सेकंड। तो ऊपर जाने का टाइम होगा 5 सेकंड, मतलब वस्तु को फेंका होगा 50 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है क्या बात? समझ आ गया? स्क्रीन पॉज करके दोनों सवाल खुद की लैंग्वेज में लिख के फिर सॉल्यूशन लिखिए। सवाल मैंने आपको बताया था, खुद के लैंग्वेज में लिख के फिर सॉल्यूशन लिखिए। पीछे रिवाइंड करके सवाल सुनिए, समझिए और फिर लिखिए। ठीक है, चलो आगे देखो। वस्तु को u वेग से ऊपर प्रक्षेपित किया तो ग्राफिकल एनालिसिस, जब मैंने मुक्त किया तो वो भी ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ के बारे में बात कर रहा है। तो देखो बेटा, किसी भी वस्तु को u वेग से अगर मैं ऊपर फेंकता हूं तो ऊपर की तरफ मान लो पॉजिटिव लिया, क्योंकि ग्राफ का नेचर इस बात पे बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करेगा कि तुमने पॉजिटिव निगेटिव कहां लिया है। वस्तु को u वेग से ऊपर फेंका, ये गया 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 नीचे आ गया, तो सबसे पहले तुम्हारा ग्राफ बनाते हैं त्वरण वर्सेस समय का। कैसा ग्राफ बनेगा साहब? तो एक बात बताओ, अगर तूने नीचे निगेटिव लिया, ऊपर जाते समय भी त्वरण नीचे और नीचे आते समय भी त्वरण नीचे, तो त्वरण तो फिक्स रहेगा g के बराबर। समय तुम कितना भी चेंज कर लो, त्वरण उतना ही रहेगा। ठीक है, अब ए नियत है, इसीलिए ग्राफ बना है। अब ग्राफ बनाना है अपने को vt, वेग समय ग्राफ। ये स्पेशली मैंने यहाँ पे v को चाल नहीं लिया, क्या लिया है? वेग समय ग्राफ। तो वेग और समय का समीकरण लिखेंगे तो हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, क्योंकि वेग तो पॉजिटिव है लेकिन त्वरण निगेटिव, तो ये समीकरण आएगा। अब इसको प्लॉट करोगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? सरल रेखा, क्योंकि सरल रेखा का आपने समीकरण बनाया हुआ है y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे तुलना करेंगे तो इसका c है u, मतलब इसका जो अंतरखंड है ना y अंतरखंड, वो पॉजिटिव होगा। ये रहा y अंतरखंड, ये रहा c, देखो ये कांस्टेंट, ये रहा u पॉजिटिव है, y अंतरखंड, मतलब कहाँ पे ग्राफ कट करेगा? पॉजिटिव u पे कट करेगा। और इसका ढाल जो है ना नियत है और g के बराबर है। ठीक है ना, तो ग्राफ इसका सरल रेखा नियत, तो इसका ढाल नियत है और माइनस जी के बराबर है, निगेटिव ऋणात्मक ढाल है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। और एग्जैक्टली ग्राफ थोड़ा अच्छे से बनाते हैं अपन। और एग्जैक्टली कितने समय के बाद ये x अक्ष को काटेगा, मतलब इसके जो x अक्ष को काटेगा, मतलब u की वैल्यू 0 होगी। ये एग्जैक्टली t को अगर मैं u बाई जी रख दूँ, t को क्या रख दूँ? u बाई जी, तो g से g कटेगा, u से u कटेगा, v 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो समय हो रहा होगा, समय भाई, यहाँ पे जो समय हो रहा होगा वो समय हो रहा होगा u बाई जी, u बाई जी। और कितने देर तक कुल यात्रा करेगा? 2u बाई जी समय तक, कुल यात्रा का समय 2u बाई जी। तो ये बनेगा आपका vt ग्राफ। याद रखिएगा, ये है vt ग्राफ, वस्तु को जब मैंने ऊपर फेंका है तब। अगर ये आपसे पूछता है कि चाल बताओ, चाल तो ऋणात्मक हो नहीं सकता है, और यहाँ पे चाल आपका 0, देखो v यहाँ पे 0 है, इसके बाद वो निगेटिव गया, तो इसे ऊपर उठा दो आप और बोलो कि ये आपका ग्राफ किसका हो गया? चाल के लिए, और ये ग्राफ किसका हो गया? वेग के लिए। अच्छा बताओ, जो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, सॉरी, वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है, ठीक है, ढाल होता है, वो किसको बताता है? त्वरण को। त्वरण नियत है, तो देखो स्ट्रेट लाइन बना, ढाल नियत है। दूसरी बात, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है वो विस्थापन तथा दूरी को बताता है। वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है विस्थापन तथा दूरी को बताता है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू u बाई जी, समय 1 सेकंड पहले तक जो एरिया अंडर द कर्व देखे तो एग्जैक्टली 5 मीटर मिलेगा, और यहाँ भी 1 सेकंड बाद तक, 1 सेकंड तक अगर आप ये एरिया अंडर द कर्व देखें तो ये बराबर होगा। किसी भी t समय तक आगे जाओ, मतलब नीचे की तरफ यात्रा का, और उससे पहले किसी भी t समय के ऊपर की तरफ यात्रा का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। अच्छा देखो, इसका जो क्षेत्रफल होगा, पूरा क्षेत्रफल ले लो, ये पूरा क्षेत्रफल ले लो और ये पूरा क्षेत्रफल ले लो, क्या ये बराबर आएगा? बिल्कुल। जितना ऊपर जाते समय दूरी तय करता है उतना नीचे आते समय दूरी तय करता है, तो वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल ऊपर की गति के लिए और नीचे की गति के लिए बराबर होगा। तो यहाँ मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, मैं आपको समझाऊंगा, अभी रुको। वो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ देखना, वो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। आपको मैं जो समझाना चाहता हूँ वो तो मैं समझाऊंगा ही। आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, देखो कि मान लो ये है, जब वस्तु ऊपर जस्ट पहुंचा है तो
ऊपर पहुंचने के बाद वो नीचे गिरना शुरू करेगा। और मान लो कि वो नीचे गिरते गिरते कितनी देर तक यात्रा करता है, टी समय तक। वो नीचे गिरते गिरते मान लो टी समय तक उसने यात्रा करा है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो अंतराल है वो टी का है, मतलब ऊपर पहुँचने के बाद टी समय तक नीचे गिरा है। और इससे एग्जैक्टली टी समय तक पहले, कोई भी टी समय तक पहले, मतलब ऊपर पहुंचने से टी समय पहले और ऊपर पहुंचने के बाद टी समय तक, आगे टी समय तक, ये, अरे यार, ये जो टाइम है वो टी है और ये जो टाइम है वो टी है। ये भी टाइम क्या है, टी है। क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों क्षेत्रफल बराबर होगा? क्योंकि देखो ढाल तो बराबर है। अगर ढाल बराबर है, देखो ये ग्राफ है तुम्हारा, ये वेलोसिटी समय ग्राफ है, ये वेलोसिटी समय ग्राफ है। अब सुनना ढंग से, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये S1 बराबर S2 होगा। अब S1 बराबर S2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है समझना। जब वस्तु ऊपर गया था तो ऊपर रुका, तो ये रहा रुका हुआ है। नीचे गिरते समय टी सेकंड में जितना चलेगा, ऊपर जाते समय अंतिम टी सेकंड में उतना ही चलेगा। तो ऊपर जाते समय अंतिम टी सेकंड में ऑब्जेक्ट जितना चलता है, नीचे गिरते हुए पहले टी सेकंड में ऑब्जेक्ट उतना ही चलता है। मतलब ऊपर की तरफ यात्रा के दौरान अंतिम टी सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, जितना नीचे गिरते समय अंतिम टी सेकंड में चलता है। तो मान लो यहां से यहां का समय अंतराल मैंने टी ले लिया, तो ये एग्जैक्टली हाफ GT² होता है। बिल्कुल u0 है, तो यहाँ पे u0 है, त्वरण g है, तो t समय के लिए t समय कितना दूरी तय करेगा, हाफ GT²। अब जब वस्तु को मैंने u वेग से ऊपर फेंका है, तो यात्रा के अंतिम t सेकंड में कितना चलेगा, तो ऊपर की तरफ यात्रा के अंतिम t सेकंड में, ऊपर की तरफ यात्रा के अंतिम t सेकंड में, ऊपर के दौरान यात्रा के अंतिम टी सेकंड में कितना चलेगा ऑब्जेक्ट, हाफ GT²। और ये सवाल खूब पूछते हैं, n नंबर ऑफ टाइम पूछते हैं कि बताओ ऊपर जाते समय अंतिम टी सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, हाफ GT² चलेगा साहब। कितना चलेगा, हाफ GT² चलेगा। और ये तो ऊपर फेंका है तो सवाल में दिया हुआ कोई खास बात नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा त्वरण समय ग्राफ और ये हो गया वेग समय ग्राफ। अच्छे से बनाना इसको, ढंग से पेंसिल से वो बना लेना कि ये वेग के लिए बना है, यहाँ पे लिखा है ना, ये देखो वेग के लिए बना है और ये चाल के लिए बना है। ये हो गया तुम्हारा वेग समय ग्राफ। इसको ढंग से लिख लो, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखो। स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए, ठीक है, ये लिख लिया आपने। अब हमें ग्राफ बनाना है, वेग समय ग्राफ हो गया, विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए आप इक्वेशन लिखेंगे S बराबर ut प्लस हाफ AT²। घर चलना है क्या, हो गया, खत्म कर दें, चलो खत्म कर दें।